हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिम्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के क्लास 9 के पूरे हर एक क्वेश्चन को, हर इंट्रोडक्शन को हम खत्म कर चुके हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर। तो आज का वाला जो क्लास होगा वो इंट्रोडक्शन वाला क्लास होगा, जिसमें कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे जो कि आपको काम आएंगी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में। ओके, तो देखो सबसे पहले उसने क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रिलेटरल किसको कहा जाता है। ठीक है, ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। एक क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहेंगे, जिसके क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, उसके साथ और क्या होते हैं, देखो 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, उसके साथ और क्या होंगे, 4 वर्टिसेस भी यहाँ पे होंगे। उसको कहा जाएगा क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल बहुत से टाइप के हैं। ठीक है, कोई देखो इस तरह का भी टाइप मतलब कि क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, या फिर इस तरह का भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, या फिर इस तरह का भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ऐसे बहुत से अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। लेकिन तुम्हारे चैप्टर में इस क्वेश्चन आंसर को करने के लिए जिन सारे क्वाड्रिलेटरल्स की जरूरत पड़ेगी, मैंने उनके बारे में ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ओके, हालांकि तुम्हें इन सभी के बारे में पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे रिकॉल करा दूंगा, जिससे कि तुम्हें इस चैप्टर को करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा पहले बता दूं, यहाँ पे तुम्हारे पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा तुम पैरेललोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को ही सॉल्व करोगे। ओके, लेकिन मैं उसके साथ और 3 जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, तो इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाटा गिवन करता हुआ चला जाऊंगा। ओके, तो देखो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसमें कि सभी साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी, जिसमें कि सभी साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी और हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसको कहा जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो तुम्हें पहले से पता है। रेक्टेंगल किसको कहा जाता है, जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। एक रेक्टेंगल वही होगा जिसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी और एंगल्स बनती होंगी 90 डिग्री, उसको कहा जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि तुम ये सब पहले से 5th 6th क्लास से ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करा देना ये मेरा काम है। ओके, ताकि तुम फिर से ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाए और इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को तुम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सको। ठीक है, अब देखेंगे पैरेललोग्राम किसको कहा जाता है। पैरेललोग्राम हम उसी को कहेंगे जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, उसके साथ पैरेलल भी होंगे। जैसे कि ये वाला हो जाएगा हमारा क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो ये वाला साइड इसके साथ क्या है, पैरेलल है, और ये इसके साथ इक्वल भी है। ये वाला साइड इसके साथ इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ओके, और क्या चाहिए, देखो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। हर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होता है। ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल और ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल, तभी जाके हम इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। और इस पैरेललोग्राम को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि इस पैरेललोग्राम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये वाला हमारा एक स्टार वाला क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हम इसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर में करने वाले हैं। इसीलिए पैरेललोग्राम के बारे में अच्छे से समझ लो, बीट बाय बीट समझ लो, नहीं तो क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ज्यादा तुम्हें दिक्कत आएगी। ओके, एंड में क्या आएगा, एंड में आ जाएगा रोम्बस, जिसमें कि 4 साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे कि मैं इसको ले सकता हूं, ये हो जाएगा हमारा रोम्बस, जिसमें कि चारों के चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं और ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल ये इसके साथ इक्वल और ये वाला हो जाएगा इसके साथ इक्वल। ये डाउट मत रखना कि सर इसका मतलब तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों एक जैसे हो जाएंगे, नहीं। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बस इतना है, स्क्वायर में तुम्हें हर जगह 90 डिग्री देखने को मिलेगा,
लेकिन वहीं पे रोम्बस में तुम्हें ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल देखने को मिलेगा। बस इसी चीज की वजह से रोम्बस स्क्वायर से डिफरेंट बन जाता है। ओके, ये मत समझना कि इन दोनों के दोनों साइड यानी कि इसके भी सभी साइड इक्वल है तो इसके भी सभी साइड इक्वल है तो इसका मतलब स्क्वायर तो रोम्बस के साथ इक्वल हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलो जिन जिन चारों क्वाड्रिलेटरल्स की आपको जरूरत पड़ेगी मैंने उनके बारे में यहाँ पे बता दिया, और खास करके पैरेललोग्राम के बारे में भी आपको यहाँ पे बता चुका हूं। अभी क्या करूंगा मैं, पैरेललोग्राम से बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह, बहुत सारी मेन मेन इंपोर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे आपकी बुक में दी गई हैं, तो सबसे पहले मैं उनको यहाँ पे लिख देता हूं और एक एक करके हम उनको एग्जाम्पल के साथ समझते हुए जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इनको इरेज करके उन सारे थ्योरम्स को यहाँ पे लिख देता हूं। तो देखो ये सारी की सारी जो बीट्स यहाँ पे तुम देख रहे हो ये सभी कुछ एक एक थ्योरम है जो कि तुम्हारे बुक में दिया है। ओके, और ये सारे के सारे थ्योरम से हमारे पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। ओके, तो मैं इन सारे के सारे थ्योरम्स को यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि इनकी हम क्या यूज करने वाले हैं आगे हमारे एक्सरसाइज को करते टाइम। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल में ये सारे के सारे थ्योरम्स को सेपरेटली समझाया जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इन सारे के सारे थ्योरम्स को अलग अलग से आपको अच्छे से समझा दूंगा हमारे दूसरे वीडियोस में। ठीक है, अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यानी कि तुम्हारे स्कूल में इसको नहीं समझाते हैं बस ओवरऑल बता देते हैं तो ठीक है, तुम्हें इसके बारे में पूरा का पूरा थ्योरम लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस इसके बारे में समझ जाओ जिसको कि तुम यूज करके इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो सबसे पहले इसने दिया है ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये है पैरेलल का साइन। ठीक है, इसलिए मैंने पैरेलल का साइन देके यहाँ पे जीएम लिख दिया, तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम, इसका मतलब है पैरेललोग्राम, इसका मतलब है पैरेललोग्राम, मैंने इस तरह से शॉर्टकट करके लिख दिया है। ओके, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सबसे पहले जो उसने दिया है, मान लो तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है इस तरह का। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, देखो ये बीट 1 का है। ठीक है, बीट 1 वाले जो थ्योरम है इससे समझो। इसने कहा है अगर तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है तो जब तुम उसके डायगोनल को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो ये दोनों ट्रायंगल्स बनेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस होंगे, यानी कि ये ट्रायंगल पूरा का पूरा इक्वल होगा इस वाले ट्रायंगल के साथ। ये चीज पूरा का पूरा यानी कि ये थ्योरम अच्छे से याद रख लो क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। अगर तुम्हारे पास कभी भी पैरेललोग्राम है उसका जब तुम उनके डायगोनल को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स बनेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस होंगे। ओके, तो ये कहता है हमारा फर्स्ट वाला थ्योरम। अब चलते हैं सेकंड वाले थ्योरम में। सेकंड वाले थ्योरम में उसने क्या कहा है, सेम टू सेम चीज, यानी कि उसी पैरेललोग्राम के बारे में उसने बात की है। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम को बना देता हूं फिर आपको समझाता हूं। ओके, तो देखो सेकंड वाले में उसने क्या कहा है, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है। अब चलते हैं बीट 3 की तरफ। बीट 3 में दिया है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि इसने कहा है मान लो तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है इस तरह का, एक कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे पास गिवन है, अगर उस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस थ्योरम को याद रखो, कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारे पास, ठीक है, और उसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक पैरेललोग्राम। ये कहता है हमारा 3 नंबर वाला थ्योरम। ओके, अच्छे से इन सभी को एक एक करके याद रखो, बहुत ज्यादा आगे ये सारे थ्योरम हमें आगे काम आएंगे। अब चलते हैं बीट 4 की तरफ। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ भाई, हमें पता है
किसी भी पैरेललोग्राम में, अरे भाई अभी बताया था ना, किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होती है। किसी भी पैराग्राम को तुम ले सकते हो, हर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल होती है। ठीक है, तो ये कहता है हमारा बीट नंबर यानी कि 4th नंबर वाला थ्योरम। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 5th वाले थ्योरम की तरफ। नंबर 5th वाले थ्योरम में उसने ये कहा है, अगर इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मान लो बीट 5th में वो ये कह रहा है, मान लो तुम्हारे पास इस तरह का है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, 5th वाले में वो क्या कह रहा है मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास एक कोई भी इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसके ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल बनते हैं। क्वेश्चन में दिया है ये एक क्वाड्रिलेटरल होगा और इसके ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो इसका नेम बताओ क्या होगा। सिंपल सी चीज, इसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूं, अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके ऑपोजिट साइड्स दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो ये भी एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बन जाएगा। ये हमारे थ्योरम यहाँ पे हमें बता रहे हैं। ओके, अब चलते हैं बीट 6 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट वाला बीट है, यानी कि लास्ट वाला थ्योरम है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं। अब तुम्हारा यहाँ पे इसको जरा अच्छे से समझो। ये वाला मान लो एक डायगोनल, सॉरी ये वाला एक पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया है, इसको मैं 6th नंबर वाले थ्योरम से मार्क कर दिया। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे जब तुम डायगोनल्स को ड्रॉ करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं ABCD। तो ये कह रहा है, मान लो ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो जब तुम इसके डायगोनल्स को ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, यानी कि ये पार्ट जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा, ये वाला पार्ट जितना होगा ये वाला पार्ट भी उतना ही होगा। हमेशा याद रखो, एक पैरेललोग्राम में जब तुम डायगोनल को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो डायगोनल्स यहाँ पे आएंगी वो एक दूसरे के साथ इक्वली बाइसेक्ट होंगी, यानी कि यहां से यहां तक जितना होगा ये वाला उतना, यहां से यहां तक जितना होगा ये वाला भी उतना ही होगा। ओके, तो मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं AO इक्वल होगा OC के साथ, AO इक्वल होगा OC के साथ। उसी तरह से DO इक्वल होगा BO के साथ, उसी तरह से DO इक्वल होगा BO के साथ। तो ये चीज हमें समझा रहा है हमारा लास्ट वाला थ्योरम। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ऐसे और भी एक दो ऐसे थ्योरम है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन को देखते हुए जो भी सारे इंपोर्टेंट थ्योरम्स है मैंने तुम्हें यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। ओके, अगेन मैं यहाँ पे आपको सभी को बता देता हूं कि अगर तुम्हारे स्कूल में इन सारे थ्योरम्स को इंडिविजुअली अलग अलग करके समझाया जा रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इन सारे के सारे थ्योरम्स को तुम्हें अच्छे से दूसरे वीडियोस में तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, इन सारे के सारे थ्योरम्स को। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जगह इन सारे थ्योरम्स का यूज होता है, लेकिन इनको प्रूव कैसे करना है इसकी यूज नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के इन सारे के सारे थ्योरम्स को सेपरेटली यानी कि इंडिविजुअली तुम्हें समझा दूंगा बहुत अच्छे से। ओके, तो चलो ये था हमारे क्वाड्रिलेटरल्स का कुछ, यानी कि फर्स्ट वाले जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वाले जो क्लास आएंगे उसमें हम क्या देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में बहुत से न्यू कॉन्सेप्ट जानेंगे और नेक्स्ट वाले क्लास में ही हमारा इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज हो गया हमारा पहला वाला इंट्रोडक्शन वीडियो इसी क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर के ऊपर। अब नेक्स्ट वाला आएगा हमारा दूसरा इसी क्वाड्रिलेटरल वीडियो के, मतलब कि इसी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के ऊपर हमारा एक दूसरा वाला इंट्रोडक्शन वीडियो, जहां पे हम दोनों सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस वाले चैप्टर के लिए।
और फिर नेक्स्ट क्लास में ही हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म करके हम आगे हमारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। ओके, तो चलो बाय बाय।